अगले टॉपिक से हम बात करेंगे जो कि स्लोप वगैरह के बारे में। जिसने पिछली वीडियो देख रखी है देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी तो आप मतलब या तो आपको नॉलेज हो कि लाइन के बेसिक आइडिया और सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन से। तो व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन? ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, डायरेक्टली मैं आपको टॉपिक से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है? तो लाइन के बारे में आपको बेसिक आइडिया मैंने पिछली वीडियो में दे दिया था। सो अगर मान लीजिए कोई भी लाइन है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये सब आपको पता ही हो। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लाइन है, कोई एक ऐसी लाइन है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जहाँ पे ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो इसके डायरेक्शन में हम अगर एक एंगल मेजर करें और वो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, उस एंगल को थीटा बोल दीजिए। ठीक है, मतलब थीटा जो मेजर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ही पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को अगर हम मेजर करें तो निगेटिव लेते हैं। ये एक मतलब कन्वेंशन है, या बहुत लोग पूछते हैं कि इसका हम उल्टा ले सकते हैं। देखिए सारी बुक्स में ये दिया था तो आप इसी को फॉलो करिए। उल्टा लेंगे तो हालांकि टेक्निकली आप गलत नहीं है, बट इसी को फॉलो करिए। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इसी को हम इंक्लिनेशन कह देते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली थीटा एक एंगल है, ठीक है, जो कि मेज़र किया गया है, मेज़र विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करती हो तो क्या, तो देखिए आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वो लाई करती है कि नहीं करती उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ये वाली लाइन कहाँ लाई करती थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फिर भी आपने मेजर कर लिया, एक तो ये इंक्लिनेशन हो जाता है। ठीक है, और देखिए अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और समझाता हूँ आपको। जैसे ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब कोई लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंक्लिनेशन मेजर करो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एक तरीके से। ठीक, अब मान लीजिए ये कुछ होगा एंगल, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे मेजर कर लिया तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये एंगल आपका थीटा की जगह आप इसको माइनस थीटा बोल सकते हैं। ना ये एंगल कुछ आया होगा तब वो कुछ भी एंगल आया होगा तो उसको थीटा की जगह माइनस थीटा बोलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। क्लॉकवाइज में आप माइनस लगा देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, या तो उसको इस डायरेक्शन में मेजर कर लीजिए तो भी सेम बात है। तो ये तो इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड मान लीजिए एक मैं थोड़ा एक मान लीजिए आपका हमने कुछ एक्सेस बना दी और ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, अब अगर कोई लाइन जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है, मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि वाई इज इक्वल टू सम ए होगी। ठीक है, ये सब आपको बेसिक पता ही है। ये एक्स एक्सेस के पैरेलल है, ये भी हमें पता है। तो कोई पूछ सकता है कि इसका इसका इंक्लिनेशन कितना होगा। अभी हम स्लोप पर नहीं आए, वैसे इंक्लिनेशन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलली है उसका इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए एक और केस लेते हैं यहाँ पे। तो अगर ये आपका एक्सेस हो गया, फिर से यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब यहाँ पे कोई लाइन है एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ बी बी बोल दीजिए इसको, बी कोई भी कॉन्स्टेंट है। तो इसका अगर मैं इंक्लिनेशन बोलूँ तो ये तो देखिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है, चाहे आप कहीं से भी नापो। अब हालांकि क्लॉकवाइज नाप लो तब यहाँ से नाप लो, दोनों साइड से 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज भी नापे एंटी क्लॉकवाइज तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री हो गया। ये लाइन क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे हमें एक पता चल गया कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो उसका थीटा 0 डिग्री रहेगा, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो 90 डिग्री रहेगा। तो ये इंक्लिनेशन हो गया। अब स्लोप की बात करते हैं, है ना। स्लोप, ठीक है, स्लोप जो होता है उसको कुछ बुक्स में ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे, पर आपके लेवल में इतना काफ़ी है। ठीक है, तो स्लोप कुछ नहीं होता है। अगर मैं एक बात करूं तो ये जितना हम लोग इंक्लिनेशन पढ़े थे उसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। ये आपका एक्स है, मान लीजिए ये आपका वाई एक्सेस है, और ये आपका मतलब थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं एक्चुअली। तो इसी का अगर मैं टैन ले लूँ तो स्लोप हो जाएगा, तो एम इज इक्वल्स टू टैन थीटा। बस ये स्लोप की डिफिनेशन होती है। तो अगर मैं बोलूँ कोई भी लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी वो लाइन वाई इज इक्वल्स टू ए फॉर्म की है एक तरीके से, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा तो जो एम की वैल्यू हो जाएगी वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि टैन 0 0 ही होता है, ये पता होना चाहिए आपको। एंड एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा?
क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप भी जीरो ही होगा, क्योंकि अब देखें तो एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, एक्स एक्सिस भी लाइन है, तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ पे, फिर एम आपका जीरो ही आ जाएगा, एक तरीके से स्लोप आपका जीरो ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस, कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस लाइन पैरेलल, तो वो लाइन किस तरीके की होगी, मैंने अभी बताया था आपको, एक्स इज इक्वल टू ए टाइप की एक तरीके से। तो इसमें जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री होता है, और tan 90 जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसके लिए स्लोप डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट वाई एक्सेस की कोई लाइन पैरेलल हो या वाई एक्सेस भी हो कोई, ठीक, मतलब वाई एक्सेस भी एक लाइन है, उसकी भी इसके लिए भी स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि tan 90 डिफाइंड होता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं बुक्स में बोलते हैं, बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई tan 90 की जो वैल्यू कई सारी बुक्स में इन्फिनिटी दी गई है, टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें tan 90 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको जरा सा ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो जाएगा sin 90 अपॉन, ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, sin 90 अपॉन cos 90, यही होता है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गई, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी का जो केस है वो अलग केस होता है। अब बहुत लोग उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं बट होता नहीं है इन्फिनिटी, पहले बता दूं मैं, हाँ बुक में लिखा होता है नॉट डिफाइंड ही होता है। देखो अब देखो इन्फिनिटी लिखना थोड़ा सा अजीब है एक तरीके से, ये थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली इसको मैं अभी स्किप मार रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक चीज़ नहीं होती, ये नॉट डिफाइंड होता है, सिंपल सी बात है, आपको इतना पता होना चाहिए ना, इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये 90 पे तो नॉट डिफाइंड है, बट अगर मैं एक सिंपल बात बताऊँ, अगर आपको जानना ही तो जैसे 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 थीटा 90 की तरफ टेंड करता है, अगर हम इसकी वजह से थीटा 90 की तरफ बढ़ता है, थीटा 90 के इक्वल नहीं है, थीटा 90 के बहुत क्लोज है एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो कुछ 89.99999 कुछ होगा, ठीक है, इससे भी क्लोज, काफ़ी क्लोज है 90 के, बट 90 नहीं है। तो क्या होता है कि tan थीटा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है, हाँ एग्जैक्ट 90 पे ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक, तो आपको अगर नहीं समझ आया तो समझ लीजिए एग्जैक्ट 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो इतना आप समझ गए, ठीक। अगर मैं कुछ और बात करूं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, इसका मैंने एंगल देखा तो ये 45 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, tan 45 इज इक्वल्स टू 1। अब मान लीजिए नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं, जैसे इंक्लिनेशन अगर नेगेटिव है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको उस डायरेक्शन में ले लिया एक तरीके से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 45 की जगह पर जो -45 लिखना पड़ेगा, और tan ऑफ -45 इज इक्वल्स टू -tan 45 विच इज इक्वल्स टू -1। अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि यहाँ जरूरत पड़ रही है, tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप इसको इसी डायरेक्शन में नापते हैं तो ये एंगल 135 डिग्री के इक्वल आ जाएगा एक तरीके से, एग्जांपल के तौर पे, तो tan 135, क्योंकि 90 से ऊपर तो आपके सिलेबस में ही है, तो ये भी -1 ही होता है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट तब भी मैंने बता दिया, ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स से कोई लाइन पास कर रही है, वो दो पॉइंट्स लाई करते हैं उस लाइन पे, और वो दो पॉइंट्स मान लीजिए एक पॉइंट P है x1, y1, एक पॉइंट Q है x2, y2, तो स्लोप क्या होगा, इसका फॉर्मूला काफ़ी हद तक लोगों ने रटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y1 माइनस y2, दोनों में बस आपको दोनों का डिफरेंस लेना है, बट एक ही ऑर्डर में लीजिएगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ मतलब यहाँ एक ही ऑर्डर में लीजिएगा, वो माइनस साइन एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर्मूले आते कहाँ थे, तो इसका डेरिवेशन सिलेबस में तो हालांकि नहीं है, बट अगर आपको समझना ही है तो आप समझ सकते हो। अगर कोई बोलेगा कि इसके डेरिवेशन पे सिलेबस मतलब इसका जो डेरिवेशन है उस पर वीडियो बनानी तो बना दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसका कैसे आता है ये अभी सिलेबस में आपके हैं नहीं, कभी आता नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ लाइन्स, कुछ केसेस के बारे में, ठीक। तो हम बात करेंगे अब, दो केस होते हैं, लाइन भी दो प्रकार की होती है, तो लाइन आपकी
देखिए लाइन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो एक सेकेंड, हाँ, आपका दो केस है कि एक लाइंस के बारे में कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं, ये आपका इस तरीके से, एक सेकेंड, ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए। मान लीजिए एक सेकेंड बस, हाँ, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये चलिए मान लीजिए वाई एक्सेस हो गया। अब दो लाइंस की बात करता हूँ। तो एक लाइन कुछ ऐसे है, ठीक, इसके पैरेलल में एक लाइन और बना देता हूँ ये। अब बाय ज्योमेट्री आपको पता है अगर ये कुछ एंगल होगा, ये थीटा होगा और ये एंगल मान लीजिए अल्फा बना रही है, तो बाय ज्योमेट्री हमें ये चीज़ पता होती है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी ज्योमेट्री क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। अब थीटा और अल्फा इक्वल है, इसका ये मतलब है दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। इसका मतलब है टैन थीटा भी इक्वल होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। और मैं फिर बताओ, आपको हो सकता है कि ये बोले कि यार ये हम इसको कैसे, इससे कैसे इन्फर कर सकते हैं। तो ये मैं 11th क्लास को थोड़ी कैटल करता हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि ये दोनों चीज़ एक्जैक्टली ऐसे इक्वल नहीं होती है, ठीक है। बट हमारा जो थीटा है वो अभी सिर्फ हमारे सिलेबस के हिसाब से 0 और 90 डिग्री में ही है ना, हमारे सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना, कोई टेंशन तो है नहीं। तो ये आपको समझ, इसका मतलब है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे L1 आपको लिखा है पैरेलल टू L2, यानी M1 इज इक्वल टू M2, ये आपको रिजल्ट याद करना है, बस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, ठीक। सो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी एक रिजल्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। परपेंडिकुलर लाइंस की के बारे में जो रिजल्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये होता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक्सिस बना दो, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, और कोई एक लाइन है ये, और इसके परपेंडिकुलर कोई एक लाइन में और बना देता हूँ। जैसे ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसका पूरा प्रूफ होता है कि दोनों स्लोप में हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, बट वो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो M1 अगर मान लीजिए लाइन L1 का स्लोप है और M2 लाइन L2 का स्लोप है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है, ठीक, ये होगा। अब जब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है जो आपको जनरली लोग स्किप मार देते हैं, कि ये चीज़ तभी वैलिड है जब लाइंस नॉन वर्टिकल लाइंस हैं। एक्चुअली नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए ये चीज़ वैलिड है, नॉन वर्टिकल लाइंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर मैं इस केस में देखूँ तो ये एक लाइन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू समथिंग a, और एक लाइन यहाँ पे x इज इक्वल टू समथिंग b। मैं दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये दोनों लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, बट उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ कितने, क्योंकि इस लाइन का स्लोप बताइए जो x एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और tan 90 तो देखिए डिफाइंड ही नहीं होता है, पहली बात तो नॉट डिफाइंड है, ठीक। और अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, थीटा इसका जीरो हो जाएगा एक तरीके से, हाँ, थीटा इसका जीरो, टैन थीटा भी जीरो ही हो जाएगा फिर तो, अगर थीटा जीरो हो तो। y इज इक्वल्स टू a लाइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, अगर लाइन वर्टिकल लाइन्स हुई, इसमें से कौन कौन सी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने बचपन में पढ़ा होगा। मतलब ये देखिए, ये लाइन क्या है, एक तरीके से वर्टिकल लाइन का रोल निभा रही है, और ये तो हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का केसेस आ गया तो वहाँ पे स्लोप डिफाइंड नहीं होता, ये केस में जीरो होता है। तो उस केस में ये चीज़ आप नहीं लगा सकते हो, ठीक, ये चीज़ आप नहीं लगा सकते हो, तब ये वैलिड नहीं होगा। ये सिर्फ नॉन वर्टिकल लाइंस के केसेस में है, ठीक है। तो आपको अगर ये दे दिया जाए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो देखिए अगर अगर यहाँ पे आपको ये दे दिया गया M1 क्रॉस M2 इज इक्वल्स टू -1, अगर ये रिजल्ट आपको मिल गया मान लीजिए, तो ये इन्फर करता है, ये इम्प्लाई करता है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल सही इन्फ्रेंस है आपका, बट इसका उल्टा साइन नहीं है। अगर मैं बोलूँ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या ये चीज़ इन्फर करेगा कि M1 M2 इज इक्वल्स टू -1? तो बताइए, ये दोनों, ये सही नहीं है। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो भी लाइंस तो हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, उस समय तो स्लोप डिफाइंड नहीं है, तो जीरो है। तो ये इंप्लाइज ऐसे नहीं करेगा। या तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन लगा सकते हैं कि मतलब नॉन वर्टिकल लाइंस का हम केस ले रहे हैं, तो हो सकता है। तो मैं आपको समझा दिया, एक्सेप्शन रीजन में आपको फंसा सकता है। तो ये हमारा स्लोप का डिफिनीशन हो गया,
ठीक है, हमने स्लोप पे डिस्कशन कर लिया है। और अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा, सिंपल सी बात है। एक और कंडीशन होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे एक कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाती है कभी कभी। जैसे मान लीजिए एक लाइन में यहाँ पे मान लूँ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, ये दोनों तीनों कोलिनियर है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा होता है, अगर ये दोनों कोलिनियर है तो इनका स्लोप सेम होना चाहिए। तो यानी अगर हम इन दोनों का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकालते बता चुका हूँ मैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ये एक मतलब एक थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी स्लोप पे। एंड अगला जो लेक्चर होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पे होगा। एक बार हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम साथ में ही सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे, जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन आए उनको करेंगे। और बोर्ड्स के क्वेश्चन के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन के बाद हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। बट पहले हमें थ्योरी पे ध्यान देना। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने डेरिवेशन स्किप की क्योंकि डेरिवेशन आपका सिलेबस नहीं है। चलिए, थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही।